अस्सलाम वालेकुम। एक टीचर और शागिर्द की खूबसूरत कहानी। मेरी माँ एक छोटे से शहर में प्राइमरी स्कूल क्लास 5 की टीचर थीं। इनकी आदत थी कि वो क्लास शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती, मगर वो जानती थीं कि वो सच नहीं कहती। वो क्लास के तमाम बच्चों से यकसा प्यार नहीं करती थी। क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो मिस आयशा को एक आंख न बाता। इसका नाम तारिक था। तारिक मैली कुचैली हालत में स्कूल आ जाया करता। इसके बाल बिगड़े हुए होते, जूतों के तस्मे खुले हुए, कमीज के कॉलर पर मैल का निशान। लेक्चर के दौरान भी इसका ध्यान कहीं और होता। मिस आयशा के डांटने पर वो चौंक कर इन्हें देखने तो लग जाता, मगर इसकी खाली खोली नज़रों से इन्हें साफ पता लगता रहता कि तारिक जिस्मानी तौर पर क्लास में मौजूद होने के बावजूद भी दिमागी तौर पर गायब है। रफ्ता रफ्ता मिस आयशा को तारिक से नफरत सी होने लगी। क्लास में दाखिल होते ही तारिक मिस आयशा की सख्त तनकीद का निशाना बनने लगता। हर बुरी मिसाल तारिक के नाम से मंसूब की जाती। बच्चे इस पर खिलखिला कर हंसते और मिस आयशा इसकी तजलील करके तस्कीन हासिल करती। तारिक ने अलबत्ता किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मिस आयशा को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हर डांट, तंज और सजा के जवाब में वो बस अपनी जज्बाती सी आड़ी नज़रों से इन्हें देखा करता और सर झुका लिया करता। मिस आयशा को अब इससे शदीद चिढ़ हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर ख़त्म हुआ और रिपोर्टें बनाने का मरहला आया, तो मिस आयशा ने तारिक की प्रोग्रेस रिपोर्ट में इसकी तमाम बुराइयां लिख मारी। प्रोग्रेस रिपोर्ट वालिदैन को दिखाने से पहले हेड मिस्ट्रेस के पास जाया करती थी। इन्होंने जब तारिक की रिपोर्ट देखी तो मिस आयशा को बुला लिया। मिस आयशा, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो प्रोग्रेस भी नज़र आनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है, इससे तारिक के वालिदैन इससे बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाएंगे। मैं माजरत ख्वाह हूँ, मगर तारिक एक बिल्कुल ही बदतमीज़ और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मिस आयशा नफरत अंगेज लहजे में बोलकर वहाँ से उठाई। हेड मिस्ट्रेस ने एक अजीब हरकत की। उन्होंने चपरासी के हाथ मिस आयशा की डेस्क पर तारिक की गुज़िश्ता सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स रखवा दी। अगले दिन मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो रिपोर्ट्स पर नज़र पड़ी। उल्ट पलट कर देखा तो पता लगा कि ये तारिक की रिपोर्ट्स हैं। पिछली क्लासों में भी इसने यकीनन यही गुल खिलाए होंगे। इन्होंने सोचा और क्लास 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में रिमार्क्स पढ़कर इनकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब इन्होंने देखा कि रिपोर्ट इसकी तारीफों से भरी पड़ी है। तारिक जैसा ज़हीन बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। इंतहाई हसास बच्चा है और अपने दोस्तों और टीचर से बेहद लगाव रखता है। आखिरी सेमेस्टर में भी तारिक ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मिस आयशा ने गैर यकीनी की हालत में क्लास 4 की रिपोर्ट खोली। तारिक ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद असर लिया है। इसकी तवज्जो पढ़ाई से हट रही है। तारिक की माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर तशखीस हुआ है। घर पर इसका और कोई ख्याल रखने वाला नहीं, जिसका गहरा असर इसकी पढ़ाई पर पड़ा है। तारिक की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही तारिक की ज़िंदगी की रौनक भी। इसे बचाना पड़ेगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिस आयशा पर लर्जा तारी हो गया। कांपते हाथों से इन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। आंसू इनकी आंखों से एक के बाद एक गिरने लगे। अगले दिन जब मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो इन्होंने अपनी आदत मस्तमरा के मुताबिक अपना रवायती जुमला आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक बेतरतीब बालों वाले बच्चे तारिक के लिए जो मोहब्बत वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वो क्लास में बैठे और किसी बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती थी। लेक्चर के दौरान इन्होंने हस्बे मामूल एक सवाल तारिक पर दागा और हमेशा ही की तरह तारिक ने सर झुका लिया। जब कुछ देर तक मिस आयशा की तरफ से कोई डांट फटकार और हम जमात साथियों की जानिब से हंसी की आवाज़ इसके कानों में ना पड़ी तो उसने सर उठाकर इनकी तरफ देखा। खिलाफ तवक्का इनके माथे पर आज बाल ना थे, वो मुस्कुरा रही थी। इन्होंने तारिक को अपने पास बुलवाया और उसे सवाल का जवाब बताकर ज़बरदस्ती दोहराने के लिए कहा। तारिक 3-4 दफ़ा के इसरार के बाद आखिर बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मिस आयशा ने ना सिर्फ खुद पुरजोश अंदाज में तालियां बजाईं, बल्कि बाकी सबसे भी बजवाईं। फिर तो ये रोज़ का मामूल बन गया। मिस आयशा हर सवाल का जवाब उसे खुद बताती और फिर उसकी खूब पजीराई करती। हर अच्छी मिसाल तारिक से मंसूब की जाने लगी। रफ्ता रफ्ता पुराना तारिक स्कूल की कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब मिस आयशा को सवाल के साथ जवाब बताने की ज़रूरत ना पड़ती। वो रोज़ बिला नुक्स जवाबात देकर सबको मुतासिर करता और नित नए सवालात पूछकर सबको हैरान भी। इसके बाल अब किसी हद तक संवरे हुए थे, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल ख़त्म हो गया और तारिक ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। अलविदाई तकरीब में सब बच्चे मिस आयशा के लिए खूबसूरत तोहफे तहाइफ लेकर आए और मिस आयशा के टेबल पर ढेर करने लगे। इन खूबसूरती से पैक हुए तहाइफ में एक पुराने अखबार में बदसलीका तर्ज पर पैक हुआ एक तोहफा भी पड़ा था। बच्चे इसे देखकर हंस पड़े। किसी को जानने में देर न लगी कि तोहफे के नाम पर यह चीज़ तारिक लाया होगा। मिस आयशा ने तहाइफ के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर उसे निकाला। खोल कर देखा तो उसके अंदर एक लेडीज़ परफ्यूम की आधी इस्तेमाल शुदा शीशी
اور ایک ہاتھ میں پہننے والا ایک بوسیدہ سا کڑا تھا جس کے زیادہ تر موتی جڑ چکے تھے۔ مس عائشہ نے خاموشی کے ساتھ اس پرفیوم کو خود پر چھڑکا اور ہاتھ میں کڑا پہن لیا۔ بچے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، خود طارق بھی۔ آخر طارق سے رہا نہ گیا اور مس عائشہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اٹک اٹک کر مس عائشہ کو بتایا کہ آج آپ سے بالکل میری ماں جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ دن ہفتوں، ہفتے مہینوں اور مہینے سال میں بدلتے، بھلا کہاں دیر لگتی ہے۔ مگر ہر سال کے اختتام پر مس عائشہ کو طارق کی طرف سے ایک خط باقاعدگی کے ساتھ موصول ہوتا جس میں لکھا ہوتا کہ میں اس سال بہت سارے نئے ٹیچرز سے ملا مگر آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ پھر طارق کا اسکول ختم ہو گیا اور خطوط کا سلسلہ بھی۔ کئی سال مزید گزرے اور مس عائشہ ریٹائر ہو گئیں۔ ایک دن انہیں اپنی ڈاک میں طارق کا خط ملا جس میں لکھا تھا، اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے اور میں آپ کی موجودگی کے سوا شادی کا نہیں سوچ سکتا۔ ایک اور بات، میں زندگی میں بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، فقط ڈاکٹر طارق۔ ساتھ ہی جہاز کا ریٹرن ٹکٹ بھی لفافے میں موجود تھا۔ مس عائشہ خود کو ہرگز نہ روک سکتی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور وہ دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئیں۔ عین شادی کے دن جب وہ شادی کی جگہ پہنچی تو تھوڑی لیٹ ہو چکی تھی۔ انہیں لگا تقریب ختم ہو چکی ہوگی، مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر، بزنس مین اور یہاں تک کہ وہاں موجود نکاح خواں بھی اکتایا ہوا کھڑا تھا، مگر طارق تقریب کی ادائیگی کی بجائے گیٹ کی طرف ٹکٹکی لگائے ان کی آمد کا منتظر تھا۔ پھر سب نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ بوڑھی ٹیچر گیٹ سے داخل ہوئیں، طارق ان کی طرف لپکا اور ان کا وہ ہاتھ پکڑا جس میں انہوں نے اب تک وہ بوسیدہ سا کڑا پہنا ہوا تھا اور انہیں سیدھا سٹیج پر لے گیا۔ مائک ہاتھ میں پکڑ کر اس نے کچھ یوں اعلان کیا، دوستو، آپ سب ہمیشہ مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ جلد آپ سب کو ان سے ملواؤں گا۔ یہ میری ماں ہے۔ اس خوبصورت کہانی کو صرف استاد اور شاگرد کے رشتے سے منسوب کر کے ہی مت سوچئے گا، اپنے آس پاس دیکھیے، طارق جیسے کئی پھول مرجھا رہے ہیں جنہیں آپ کی ذرا سی توجہ، محبت اور شفقت نئی زندگی دے سکتی ہے۔